वेलकम बैक। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका द थ्रिफ्टी स्कॉलर में। मान लो आप नए नए बिलियनियर बने हो, बिलियन विद अ बी। आपके पास अब एक ऐसा अमाउंट है जो कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। आप लग्जरी कारों का कलेक्शन लेते हो, प्राइवेट जेट्स में उड़ते हो, 7 स्टार होटल्स में ठहरते हो, और फिर भी आपका कुल सालाना खर्च मुश्किल से 50-60 मिलियन डॉलर होता है। लेकिन आपके $1 बिलियन पर जो पैसिव इंटरेस्ट इनकम है वो कम से कम $80 मिलियन प्रति वर्ष है। और ये 80 मिलियन आपने मेहनत से नहीं कमाए, बस आपके पास इतना पैसा पड़ा है कि वो खुद पैसा बना रहा है। अब सोचिए, ऐसे दुनिया में बस करीब 3000 लोग हैं जिनकी कुल नेटवर्थ $16 ट्रिलियन है। इतना कि ये अमाउंट अमेरिका और चीन को छोड़कर हर देश की पूरी जीडीपी से ज्यादा है। तो सवाल ये है, इतना पैसा आखिर करते क्या हैं ये लोग? उत्तर है, असेट्स खरीदते हैं। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आर्ट, कलेक्टिबल्स, गोल्ड, प्राइवेट आइलैंड्स, जो भी वैल्यू में बढ़ सकता है वो सब इनके पोर्टफोलियो में होता है। और जब किसी एक एसेट क्लास में इतना पैसा फ्लो होता है तो उसके प्राइस आसमान छूने लगते हैं। आज से 20-25 साल पहले हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जब घर खरीदते थे तो उनके 4 साल की इनकम में काम हो जाता था। उसे कहते हैं हाउसिंग प्राइस टू इनकम रेशियो। आज भारत में यही रेशियो 7.5 है। दिल्ली में 10 और मुंबई में 14, यानी अब एक घर खरीदने के लिए आपकी पूरी 14 साल की इनकम लग जाएगी। मतलब प्रॉपर्टी प्राइस तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन आपकी इनकम उतनी नहीं बढ़ रही। होम लोन एमी टू इनकम रेशियो भी 5 साल में 46% से बढ़कर 61% हो चुका है। इसका सीधा मतलब लाखों लोगों के लिए आज घर खरीदना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो चुका है। और फिर कोई मोटिवेशनल गुरु कहता है, भाई मेहनत करो, बहाने मत बनाओ। अगर एक ऑटो ड्राइवर का बेटा आईएएस बन सकता है तो तुम क्यों नहीं? 35 घंटे काम करो, अनस्टॉपेबल बनो। लेकिन सोचो जरा, अगर 100 लोग एक ही रेस में दौड़ रहे हैं और सब हसल करते हैं तो क्या सब पहले आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि समस्या मेहनत की कमी नहीं है, समस्या है सिस्टम की डिजाइन। ये सिस्टम कैपिटल को रिवॉर्ड करता है, लेबर को नहीं। यानी जो पहले से अमीर है वो और अमीर बनेगा, जो मेहनत कर रहा है वो बस टिकेगा। इसीलिए वेल्थ क्रिएशन आज आपकी मेहनत से ज्यादा आपके एसेट ओनरशिप पर डिपेंड करती है। और यही है वो गेम जो 99% लोग नहीं समझते। अब सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। चलो एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अमेरिका में हर बड़ी आई कंपनी एक ही रेस में है, कौन ज्यादा कंप्यूट बना सकता है। इसके लिए उन्हें चाहिए डेटा सेंटर्स और उन डेटा सेंटर्स को चाहिए बिजली। तो कंपनियां अरबों डॉलर लगा रही हैं और नतीजा ये हुआ कि डेटा सेंटर्स की संख्या दोगुनी हो गई, लेकिन ग्रिड वही पुराना है। तो बिजली के दाम बढ़ गए और उसका बोझ आम जनता पर आ गया। यानी अगर आपके मोहल्ले में डेटा सेंटर खुला है तो आपकी बिजली बिल में 10% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। अब सवाल, क्यों आम जनता $बिलियन कंपनियों का बिजली बिल भर रही है? जवाब है फ्रेंडशिप। कंपनियों और पावर सप्लायर्स के बीच ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आम जनता कभी देख ही नहीं सकती। और जब पॉलिटिशियंस दोस्त बन जाते हैं तो ब्लाइंड आई टर्न करना आसान हो जाता है। इसे कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, जहां बिजनेस का ग्रोथ क्वालिटी या इनोवेशन से नहीं बल्कि कनेक्शन से होता है। ऐसे बिजनेस को मिलते हैं सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, सस्ती जमीन, टैक्स सब्सिडीज और बेइंतहा पॉलिसी सपोर्ट। बाकी कॉम्पिटिटर्स पेपरवर्क में फंसे रहते हैं और यही स्ट्रक्चरल एज एक कंपनी को मोनोपोली बना देता है। और जब मोनोपोली बनती है तो प्राइस वो तय करेंगे, क्वालिटी वो तय करेंगे और हम बस खरीदेंगे। अब सोचिए, अगर कोई कंपनी लॉ मेकर को हायर कर सके तो वो लॉ मेकर जनता के लिए काम करेगा या उसी कंपनी के लिए? यही वजह है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 4 साल में 4 गुना हुए हैं, लेकिन सैलरीज मुश्किल से इन्फ्लेशन के बराबर बढ़ी हैं। आपका हर ट्रांजैक्शन किसी न किसी फॉर्म में वेल्थ को ऊपर भेज रहा है। आप पेट्रोल खरीदते हैं, टैक्स भरते हैं, आईपीओ में निवेश करते हैं। हर बार सिस्टम अपने लिए कमाता है, आपके लिए नहीं। इसलिए आज भारत के टॉप 1% लोग देश की कुल वेल्थ का 40% कंट्रोल करते हैं, जबकि बॉटम 50% लोगों के पास सिर्फ 6-7% वेल्थ है। अब सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन, वेल्थ टैक्स। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुश्किल यही है कि जिन पर टैक्स लगाना है वो लोग टैक्स पॉलिसी ही लिखवाते हैं। अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो वो अपनी वेल्थ ऑफशोर ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा सॉल्यूशन, कंपटीशन लॉस को मजबूत करना। कोई कंपनी इतनी बड़ी ना हो कि अपने कंपटीटर्स को अनफेयर तरीकों से दबा सके। फ्री मार्केट तभी फ्री है जब उसमें वास्तविक कंपटीशन हो। तीसरा सॉल्यूशन, लेबर लॉस को स्ट्रॉन्ग करना। आज भी भारत में सीटीसी का कोई कानूनी डेफिनेशन नहीं है। कंपनी चाहे तो आपके ऊपर चलने वाले एसबीडी का बिल भी आपकी सैलरी में गिन सकती है।
कई कंपनियां इंश्योरेंस का कवर अमाउंट आपकी सीटीसी में दिखाती हैं, न कि प्रीमियम जो वो देती हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वर्कर के पास कोई सुरक्षा नहीं है। गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, ऑनलाइन पार्टनर्स तकनीकी रूप से एंटरप्रेन्योर कहे जाते हैं, लेकिन न उनके पास पीएफ है, न ग्रेच्युटी, न पेड लीव। दिल्ली में एक ड्राइवर ने कहा था, गुटखा खाता हूं क्योंकि 3 टाइम खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो गुटखे से भूख मिटाता है। ये है असली हसल कल्चर। अगला सॉल्यूशन, एआई का फायदा सबको मिले। जब मशीनें और एल्गोरिदम आपकी प्रोडक्टिविटी 10x कर रहे हैं, तो क्यों न वर्कर्स की वर्किंग आवर्स 32 घंटे कर दी जाए बिना पे कटे हुए। आइसलैंड ने ऐसा किया। अब वहां 86% वर्कफोर्स 4-डे वर्क वीक में काम करती है, बेहतर मेंटल हेल्थ और बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी के साथ। अगला सॉल्यूशन, अनसाइडर ट्रेडिंग पर सख्ती। कई देशों में लॉ मेकर्स खुद उन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं जिन्हें वो रेगुलेट करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो कभी भी अपने ही निवेश के खिलाफ फैसला नहीं ले पाएंगे। और आखिर में, आपका रोल। आपके पास पावर है, आपके वोट की पावर। ये पावर हर 5 साल में आती है, जबकि सिस्टम के पास हर दिन होती है। तो इसे समझदारी से यूज करना ही सबसे बड़ा रिफॉर्म है। हाल ही में न्यूयॉर्क में एक नया मेयर चुना गया, जोरान ममदानी। उनके जीतने के चांसेस 1% थे। सारे अरबपति उनके विरोधियों को फंड कर रहे थे, लेकिन जनता ने वोट किया फॉर अफोर्डेबिलिटी, फॉर जस्टिस, फॉर फेयरनेस। और वो जीत गए, क्योंकि जनता जागरूक थी। हमारा सिस्टम शायद आज परफेक्ट नहीं है, पर उम्मीद हमेशा जनता से शुरू होती है। और जब जनता जानती है, तभी बदलती है। सो स्टे अवेयर, स्टे एनालिटिकल, क्योंकि ये सिस्टम रोज खेल खेलता है। पर आप अगर सोचने लगे तो ये सिस्टम भी हिलने लगता है। पैसा मेहनत से नहीं, समझ से बनता है, और समझ शिक्षा से।